हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग बात करेंगे कि पाकिस्तान कैसे एक फेल्ड स्टेट, एक फेल्ड नेशन, एक बेकार देश, मतलब जो कि काम अब आगे नहीं कर सकता है, इस परिस्थिति तक पहुंच चुका है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ये एक दो दिन में इस परिस्थिति तक पहुंचा है। पाकिस्तान के यहाँ तक पहुंचने में, पाकिस्तान के बनने से ही इसका इतिहास चालू हो चुका था। क्योंकि पाकिस्तान अपने आप में जो बना है वो ही जो लीडरशिप थी, बनाने वाली एक अपॉर्चुनिस्ट लीडरशिप थी, जिन्होंने कि धर्म के नाम पर 1947 में भारत के दो टुकड़े कर दिए और उसके बाद इन्होंने अपनी बंदरबांट शुरू कर दी। हालांकि पुरानी जो लीडरशिप थी उसमें हल्का फुल्का कुछ तो भी इथिक्स था भी, कि कम से कम वो अपने देश को ढंग से चलाने की कोशिश करें। और इसी के कारण जो पहला संविधान बना था पाकिस्तान का 1956 में, उसको उन्होंने कम से कम सेक्युलर रखने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद जो होता गया धीरे धीरे, तो पाकिस्तान की दशा दिशा और परिस्थिति सारी चीज़ें बदलती चली गई। तो आज इसी चीज़ पर बात करेंगे कि पाकिस्तान कैसे एक फेल्ड स्टेट बन चुका है और बहुत ही जल्दी पाकिस्तान के हो सकते हैं कि कई टुकड़े भी हो जाएं और वो इकोनॉमिकली भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर अगर बात करें पाकिस्तान के बनने से लेकर अभी तक की, तो सबसे पहली चीज़ जो सबसे दुखद घटना है पाकिस्तान के साथ कि उसकी जो आर्मी है वो पूरी डिजेनरेटेड आर्मी है, इथिकली एंड मोरली डिग्रेडेड आर्मी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि टाइम एंड अगेन वहाँ की जो आर्मी है वो देश की पॉलिटिक्स में और देश के इकोनॉमिक्स में इंटरफेयर करते रहती है। और इसी के कारण क्या है कि वहाँ की डेमोक्रेसी हमेशा ताक पर रहती है, प्रजातंत्र वहाँ पर ठीक से काम नहीं कर पाती है। और अगर पूरी हिस्ट्री उठाकर देखी जाए तो वहाँ पर किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने आज तक अपना 5 साल का पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं किया है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ वहाँ की आर्मी का है। और आर्मी का इंटरफेरेंस कैसे चालू हुआ, इसके पीछे भी एक इतिहास है जो कि आगे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद क्या है कि अगर इकोनॉमी की बात करें, पाकिस्तान के फेल्ड स्टेट होने में इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप ने पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत करने के पीछे ज़्यादा ध्यान कभी दिया नहीं। अभी फिर वो आईएमएफ के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि हमें पैसे चाहिए, हमें पैसे चाहिए। और वो डिफ़ॉल्ट करने की कगार पर खड़े हैं। ऑलरेडी वहाँ पर कई एनालिस्ट्स ने ये भी तय कर दिया है कि किस तारीख को पाकिस्तान की इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट करेगी। हालांकि वहाँ के पॉलिटिशियन और जनता कुछ हद तक खुश हैं कि चाइना डेवलपमेंट बैंक ने उन्हें $700 मिलियन का लोन फिर से सैंक्शन कर दिया है। लेकिन $2.9 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व होने के बाद भी जब कहा जा रहा था कि पाकिस्तान 6 हफ्तों तक ही चल सकता है, उसके बाद पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट करना तय है, तो ऐसी परिस्थिति में $700 मिलियन उन्हें कितने दिन तक बचा पाएगा और कितने दिन तक उनकी इकोनॉमी चल पाएगी, ये भी बात है। अब क्या है कि डिफ़ॉल्ट करने की परिस्थिति में पाकिस्तान पहुंच गई तो पाकिस्तान इधर से उधर कटोरा लेकर बहुत जगह भटका। लेकिन परिस्थिति ये हो गई कि पहले जहां से उन्हें जब चाहे तब एक पेरिनियल सोर्स ऑफ एड और लोन था उनका, सऊदी और गल्फ कंट्रीज का रीजन, या फिर चाइना भी कह ले, हाल फिलहाल में चाइना ने भी काफ़ी पैसे दिए पाकिस्तान को। तो इन सब ने भी अपने हाथ खींच लिए। अब क्या है कि यूएई ने कहा कि हम हमेशा आपको पैसे दे नहीं सकते, अगर देंगे तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। पहले विदाउट टर्म्स एंड कंडीशंस जब चाहें तब पैसे मिल जाते थे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं, जैसे मोदी जी ने कहा था कि हम देख लेंगे पाकिस्तान को, तो इंडिया की डिप्लोमेसी का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई भी आदमी, किसी को भी, कुछ भी आदमी हो, देश हो, कोई भी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, तो फोकट में कोई किसी को कुछ नहीं देता है। सबको अपने हित साधने होते, सबकी अपनी कुछ इच्छाएं और आकांक्षाएं होती हैं। अब ऐसी परिस्थिति में यूएई पहले पैसे देते थे तो लोग कहते थे कि आखिर क्यों दे रहे हैं। तो उस समय तक क्या था कि पाकिस्तान उनके लिए पेट गुंडे के तौर पे काम करता था, क्योंकि उनकी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी कोई अपनी
वैसी खास आर्मी थी नहीं, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों ने भी अपनी सिक्योरिटी सिस्टम, अपनी आर्मी वगैरह को मजबूत किया, तो उन्हें भी अब पाकिस्तान की वैसी खास जरूरत रह नहीं गई है कि हम उन्हें पैसे देंगे और जब जरूरत पड़ेगा तो हमारे पक्ष में लड़ने के लिए आ जाएंगे। चाइना धीरे धीरे हाथ खींच रहा है क्योंकि उसके सीपैक के इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। प्लस क्या हुआ कि चाइना ये चीज़ देख चुका है कि न तो पाकिस्तान हमारे इंजीनियर्स को, हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे सिटीजन्स को सही तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पा रहा है, न तो पैसे जो दे रहे हैं वो सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, ना तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे सही इनकम हो जनरेट हो रही है, सारा का सारा चीज़ नुकसान में जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तान को चाइना भी अब पैसे देना नहीं चाहता है। हालांकि $700 मिलियन का उन्होंने ग्रांट कर दिया है लोन, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए कि इमीडिएट में डिफॉल्ट ना हो, तब तक वो आईएमएफ से कुछ निगोशिएट करके कुछ पैसे ले ले। लेकिन आईएमएफ के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो धीरे धीरे लिस्ट इतनी बड़ी होते जा रही है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया आईएमएफ से पैसे लेना। उसके बाद अगर फेल्ड नेशन की एक बहुत बड़ी पहचान होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो सरकारी है वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पर खुद ही भरोसा नहीं करे, और यह परिस्थिति पाकिस्तान में ऑलरेडी बन चुकी है। जब खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस हेडक्वार्टर रीजन में वहां पर मस्जिद में जब बम ब्लास्ट हुई तो पुलिस प्रशासन का सीधा कहना था कि यहां तक पहुंचना किसी भी आतंकवादी, किसी भी उग्रवादी के लिए या विस्फोटक पदार्थ ट्रांसपोर्ट करने के लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले तक 100 के आसपास चेक पोस्ट हैं, हर जगह नाके लगे हुए हैं। तो अगर आईएसआई या आर्मी ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया है तो इनके लिए ये चीज संभव ही नहीं थी कि ये यहाँ तक पहुंच सके। तो सीधा सीधा हमला वहां पर पुलिस का आर्मी पर था कि आर्मी वालों ने ही ये बॉम्ब ब्लास्ट करवाया है, और इसलिए करवाया है ताकि जो इलेक्शन है उसे डिले किया जा सके और आर्मी की अपनी पैठ बनी रहे। प्लस क्या है कि आईएमएफ के साथ निगोशिएशन शुरू होने के बाद आईएमएफ का एक बहुत बड़ा कंडीशन था कि आपको आर्म्ड फोर्सेस पे जो खर्च हैं वो कम करने हैं। अब यहाँ पर परिस्थिति ये हो गई थी कि सरकार भी ये सोच रही थी कि शायद कम कर दे, लेकिन ये जो अभी आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में बम ब्लास्ट हो रहा है, ट्रेन में बम ब्लास्ट हो गया, फिर सिंध प्रांत में बम ब्लास्ट हो गया, तो ऐसी चीज़ों में और ऐसे हमलों से आर्मी ये प्रूव करना चाहती है कि हमें फंड देने पड़ेंगे तभी हम सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएंगे आपकी, अदरवाइज ये चीज़ें होती रहेंगी। तो ये सारा कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पर ब्लेम डाल रही है कि ये अपने फायदे के लिए ये सारे आतंकवादी हमले करवा रहे हैं, और इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि ये अपनी पैठ छोड़ना नहीं चाहते हैं। और पुलिस वालों का ये कहना है कि इनकी कारस्तानियों के कारण लाइन ऑफ फायर में सबसे आगे हम पड़ते हैं और भुगतना हमें पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। प्लस क्या है कि जो पाकिस्तान में टेरर ग्रुप्स हैं वो ऑलरेडी इतने पावरफुल हो चुके हैं। जैसे क्या था कि पाकिस्तान की सरकार ने और पाकिस्तान की आर्मी ने ही दूसरे देशों से फंडिंग ले लेकर धीरे धीरे बहुत सारे टेरर ग्रुप्स डेवलप किए, लेकिन अब क्या हो गया कि जो टेरर ग्रुप्स हैं वो इतने पावरफुल हो गए, उनके पास इतनी वेपन्स आ गई, इतनी ज़्यादा वो ट्रेंड हो गए और इतने ज़्यादा उनके पास ऑलरेडी फंडिंग आ गई है कि अब न तो पाकिस्तान की आर्मी की बस की बात है कि वो टेरर ग्रुप्स को कंट्रोल कर ले, ना ही पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस या सरकार की बस की बात रह गई है कि वो इनको कंट्रोल कर सके, चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या कोई और टेरर ग्रुप हो। और वो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट को, वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, वहाँ की पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को। तो एज अ नेशन स्टेट आप देखेंगे तो पाकिस्तान अंदर के लोगों से ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंश्योर करने में विफल हो चुका है, और ये एक फेल्ड नेशन की बहुत बड़ी पहचान है। अब अगर बात करें कि जो डेमोक्रेटिक डिक्टेटोरिएशन हुआ है, धीरे धीरे जो उनकी प्रजातंत्र खत्म होती चली गई, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो सबसे पहली चीज ये थी कि जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद इन्होंने अपने अंदर के कंसोलिडेशन को छोड़कर अलग अलग प्रांतों को कब्जा करने और
जैसे कश्मीर में कबायलियों को घुसाने के लिए और इन सब चीज़ों में संलिप्त रहे। इसके कारण क्या हुआ कि वो अपनी डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट को, अपने जो भी सिस्टम है उसको बेहतर करने की बजाय बाहर की ओर देखते रह गए। और इसी के कारण क्या हुआ कि आप देखेंगे कि भारत का जो संविधान है वो 1949 में बन गया था, लेकिन वही चीज पाकिस्तान को बनाने में 9 साल का वक्त लगा और उनका संविधान बनकर तैयार हुआ था 1956 में। तो आप देखेंगे कि उनको कितना ज़्यादा समय लगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को तैयार करने में, जो कि भी किसी भी देश का एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड होता है, जिस पर कि वो पूरा स्टेट, पूरा नेशन काम करता है उसके अकॉर्डिंगली, कि आपकी जुडिशियरी की क्या रोल होगी, आपके लेजिस्लेचर की क्या रोल होगी, आपके एग्जीक्यूटिव की क्या रोल होगी, ये सारी चीजें हुई। लेकिन वो भी ठीक से नहीं चल पाया। 9 साल का समय लेने के बाद वो संविधान सिर्फ 2 साल तक टिका और 1958 में ही वो संविधान धराशायी हो गया। और उसका पीछे कारण क्या बना कि जो सिकंदर मिर्जा थे उस समय वहां के राष्ट्रपति, और फिरोज खान जो वहां के उस समय के प्रधानमंत्री थे, इन दोनों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर हो गया डिस्प्यूट और सिकंदर मिर्जा ने वहां पर लगा दिया मार्शल लॉ 1958 में। अब यह क्या हुआ कि 1958 में जैसे ही मार्शल लॉ लगा, उसके बाद उन्होंने संविधान को भी निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया और बुला लिया जनरल अयूब खान, जो उस समय के आर्मी चीफ थे, कि भाई अब आप कंट्रोल करो, देश मैं चलाऊंगा। लेकिन जब बंदर बाट ही मची हुई है, लूट ही मची हुई है, तो कौन किसकी सुनता है। यही चीज हुई सिकंदर मिर्जा के साथ। जनरल अयूब खान आए, उन्होंने 13 दिन के अंदर सिकंदर मिर्जा को प्लेन में लोड किया और उनको देश से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया कि वापस मत आना। और ये परिस्थिति हो गई सिकंदर मिर्जा के साथ। अब यहाँ पर जनरल अयूब खान ने कंट्रोल लिया और उन्होंने 1958 से 1962 तक देश को खुद चलाया। और उसके बाद नया एक संविधान बनकर रेडी हुआ, दूसरा संविधान 1962 में। और उसके तहत क्या हुआ कि पहले जो सारे पावर्स प्रधानमंत्री के पास थे वो सारे राष्ट्रपति के पास ट्रांसफर कर दिए गए। अब क्या हुआ कि राष्ट्रपति सर्वे सर्वा बन गए और एक रूल लगाई गई कि जो भी व्यक्ति कम से कम 20 साल आर्म्ड फोर्सेस में काम किया हो वही राष्ट्रपति बन सकता है। तो सीधा सीधा पूरी तरह से जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे पाकिस्तान के, उस पर भी पाकिस्तान की आर्मी का कंट्रोल हो गया, उसका स्टेक हो गया कि पाकिस्तान की आर्मी इनडायरेक्टली पूरे देश को चलाएगी। लेकिन क्या हुआ कि 1972 में यह संविधान भी धराशायी हो गया। और यह संविधान धराशायी होने का कारण हुआ 1971 का वार, इंडो पाक वार में। क्या हुआ कि बांग्लादेश एक नया देश बनकर निकला। और क्या हुआ साथ में कि वहां पर फिर से डिस्प्यूट हो गया दो पॉलिटिशियन, एक पॉलिटिशियन और एक आर्मी चीफ के बीच में। वहां पर कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो और जियाउल हक, इन दोनों के बीच में फिर से डिस्प्यूट हुआ और जियाउल हक ने हटाया जुल्फिकार अली भुट्टो को, इनफैक्ट उनका मर्डर भी कर दिया, जुडिशियल मर्डर कहा जाता है उसे। तो वो हो गया और फिर से एक नया संविधान बनकर आया 1973 में, जो कि उनका तीसरा संविधान था। और इसे फिर से सस्पेंड कर दिया गया 1977 में और बाद में फिर से रिस्टोर किया गया 1985 में। तो ये सारी परिस्थिति बनी रही वहां पर डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर देखें तो। और अगर मिलिट्री रूल की बात करें तो वहां पर जनरल अयूब खान जो थे वो रहे पहले, उसके बाद जियाउल हक रहे, फिर कारगिल वार के बाद 1999 से 2008 तक परवेज मुशर्रफ रहे। तो 3 बार तो मिलिट्री रूल लग चुकी है। और अगर देखें तो जितने समय तक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड किसी पॉलिटिशियन ने वहां पर रूल किया है, उससे ज्यादा समय तक रूल किया है वहां पर किसी भी आर्मी चीफ ने या आर्मी लीडर ने। और जियाउल हक की अगर बात करें तो जुल्फिकार अली भुट्टो उनको माई पपी कहा करते थे। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने
जियाउल हक को जब आर्मी चीफ बनाया था तो 3 उनसे सीनियर आर्मी ऑफिसर थे, उनको इग्नोर करके जियाउल हक को उन्होंने बनाया और बाद में वही पलड़ा उन पे भारी पड़ गया। सेम चीज हुई थी इस्कंदर मिर्जा के साथ। इस्कंदर मिर्जा ने जब एब्रोगेट किया था कॉन्स्टिट्यूशन तो 13 दिन के अंदर ही उन्हें रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत गलत काम किया और बहुत गलत प्रेसिडेंट सेट कर दिया ऑलरेडी, जिसके कारण कि क्या होगा कि पूरे पाकिस्तान की भविष्य खत्म हो जाएगी। और डेफिनेटली हुआ भी वही चीज है। ठीक है, अब अगर बात करें इकोनॉमी की कि आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की इतनी खराब और दयनीय हुई क्यों, तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब होने के पीछे भी एक लंबा इतिहास रहा है। जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ सेकेंड, और उसके बाद जब पूरी दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई थी, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट 2 ग्रुप बने हुए थे, तो भारत ने, इंडोनेशिया ने, इजिप्ट ने और बहुत सारे देशों ने नैम की शुरुआत की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ना हम तो आपके तरफ रहेंगे ना आपके तरफ रहेंगे, ना हमें कम्युनिस्ट को ज़्यादा सपोर्ट करना है न कैपिटलिस्ट को, हमें दोनों से मिला जुला कर चलना है। लेकिन पाकिस्तान ने देखा कि हमें यूएस के साथ जाने में ज़्यादा फायदा है, तो उन्होंने यूएस का हाथ थाम लिया, कैपिटलिस्ट्स की ओर वो मुड़ गए। लेकिन वहां पर क्या हुआ, जो एड आता रहा उसके कारण उनकी अपनी इकोनॉमी अच्छे से चलती रही एड के थ्रू, तो उन्हें लगा कि हमें ज़्यादा इधर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, डेवलपमेंट पर या इनकम जनरेशन पर कभी कोई खास ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। इसके कारण क्या हुआ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी धीरे धीरे चरमराती चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें लोन की ज़रूरत पड़ने लगी, तो वो जब न तब जाएं आईएमएफ से लोन ले लें। अभी तक ऑलरेडी 22 बार वो आईएमएफ से लोन ले चुके हैं। अभी जो प्रोसेस चल रही है वो 23वीं प्रोसेस है, 23rd है। और ये पाकिस्तान जो है आईएमएफ से लोन लेने वाला पूरी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बार लोन लेने वाला देश बन चुका है। तीसरी चीज क्या हुई कि दूसरे देशों के लिए प्रॉक्सी वार लड़ने के कारण भी पाकिस्तान बर्बाद हुआ है, और उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है पाकिस्तान को किसी ने, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। वो आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो प्रॉक्सी वार में कोई भी देश दूसरे देश के लोगों को या उनके आर्म्ड फोर्सेस को क्यों इस्तेमाल करता है, क्योंकि अगर वो खुद के देश के लोगों को इस्तेमाल करेगा, खुद की सेना इस्तेमाल करेगा, तो उनकी पेमेंट है, वो उनकी मेडिकल अलाउंसेस है, ट्रेवल अलाउंसेस है, बाकी की चीज़ें हैं, इंश्योरेंस है, सब कुछ ले देकर उन्हें बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको कि बहुत कम पैसे में भी आप तैयार कर सकते हैं कि हाँ भाई आप अपने यहाँ टेररिस्ट पैदा करो और एक्सपोर्ट करो। पाकिस्तान ने भी यही किया। उन्होंने अपने इधर बॉर्डर में पीओके के रीजन में या फिर अफगानिस्तान से लगे बॉर्डर्स में टेररिस्ट कैंप की पूरी इस्टेब्लिशमेंट की और वहाँ से टेररिस्ट की मास प्रोडक्शन करके, मैन्युफैक्चरिंग करके एक्सपोर्ट करना चालू किया, ताकि वो प्रॉक्सी वार लड़ सके यूएस के फेवर में अगेंस्ट रसिया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो धीरे धीरे वो टेररिस्ट अनएम्प्लॉयड होते चले गए और पाकिस्तान की भी इकोनॉमी डिपेंडेंट हो गई बाहर की प्रॉक्सी वार फंडिंग से। और बाद में जब प्रॉक्सी वार खत्म हो गया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी लड़खड़ाने लगी। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमराने का एक सबसे बड़ा कारण है उनकी आर्मी भी। अगर हम लोग बात करें कि पाकिस्तान का जो बजट रहता है उसका सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है, आफ्टर डेट सर्विसिंग, जो भी कर्ज उन्होंने लिए हैं उसकी रीपेमेंट, इंटरेस्ट की हो चाहे प्रिंसिपल की हो, करने के बाद सबसे ज़्यादा तो उसी में चला जाता है। इन्होंने धीरे धीरे इतने कर्ज ही ले लिए। जो पैसे बचते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा फंडिंग जाती है आर्मी को, और आर्मी सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक फंड गजलर है पाकिस्तान में, जिसके कारण कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में अगर डेवलपमेंटल वर्क पर करें या फिर इंडस्ट्रियल वर्क पे कहें तो ज़्यादा हो नहीं पाती है। और आर्मी का दबदबा जो है वो भी पाकिस्तान के बर्बाद होने का एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, जिसको लाठी चलाने का काम दिया गया है उसे आप दिमाग लगाने का काम दे देंगे तो वो गड़बड़ होगा ही होगा। वो दिमाग को भी लाठी की तरह ही इस्तेमाल करेगा।
आर्म फोर्सेस होती है सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, गोली चलाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए पार्लियामेंट होती है, लेजिस्लेचर होता है, पॉलिटिशियंस होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ कि इस्कंदर मिर्जा ने जब वहां पर पहली बार संविधान को अब्रोगेट किया 1958 में, उसके बाद से ही आर्मी की पोजीशन ऐसी हो गई कि आर्मी पॉलिटिक्स में और गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगी। वही चीज हुआ कि आर्मी को इसके बाद वहां पर लगने लगा कि इससे हम एक एज अ बिजनेस हाउस चला सकते हैं। और आज की तारीख में अगर बात करें तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी बिगेस्ट बिजनेस हाउस है, बिगेस्ट रियल एस्टेट होल्डर है। पाकिस्तानी आर्मी के पास पूरे पाकिस्तान में जितनी जमीन है और जितने प्राइम लोकेशन पर जितने प्राइज मनी वाली जमीन है, उतनी किसी और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या किसी को के पास भी पूरे पाकिस्तान में नहीं है। प्लस क्या है कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी जो है उनके ऑफिशियल्स अगर मटेरियल सप्लाई की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें और किसी चीज़ की भी बात करें, तो बैक ऑफ द कर्टेन वो लोग वो सारे काम भी करते हैं। अगर हम लोग बात करें सिर्फ कमर जावेद बाजवा की, तो कमर जावेद बाजवा की नेटवर्थ कमर जावेद बाजवा के आर्मी चीफ बनने से पहले जो थी वो थी लगभग 200 करोड़ की इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो, जो कि उनके रिटायरमेंट होते होते 2-2.5 साल 3 साल के अंदर पहुंच गई थी 1250 करोड़। तो ऐसा कौन सा तनख्वाह मिल रहा था उन्हें, वो भी 3 साल के अंदर। तो ये चीजें जिसके कारण की क्या होती है कि वहां की बाकी की इकोनॉमिक कंडीशन चरमरा जाती है और वहां पर पाकिस्तान एज अ इकोनॉमिकली फेल्ड स्टेट बनने की कागार पर पहुंच चुका है। तीसरी चीज क्या होती है कि आर्मी का दबदबा वहां के पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा है। जब मन नहीं किया कि भाई अब इमरान खान हमारे हिसाब से नहीं चल रहे, इन्हें उठाकर बाहर करो, दूसरी पार्टी को ले आओ। इलेक्शन में उनके यहाँ पहले से तय हो जाता है आर्मी के तरफ से कि किस बार कौन जीतेगा। इलेक्शन सारी रिग्ड होती है। आज तक कोई भी पॉलिटिकली इलेक्टेड लीडर अपनी टेन्योर नहीं कंप्लीट कर पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहां पर आर्मी की ज्यादा दबदबा है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कि पॉलिटिकल असैसिनेशन वहां पर बहुत ज्यादा होते रहते हैं, या तो डिपोर्ट कर देंगे, हटा देंगे। उन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को मार डाला, वैसे ही जुडिशियल मर्डर किया, उन पर फेक केस चलाया और उसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई आनान फनान में। उसके बाद अगर बात करें हम लोग कि जियाउल हक, तो उन्हें भी उनके ही ऑफिशियल्स ने कॉन्स्पिरेसी करके मार डाला। वो इस्लामाबाद जा रहे थे, एक नया टैंक आया था उसे देखकर आर्मी बेस से, और वो भी एयरफोर्स के प्लेन से जा रहे थे, जो कि वेल एंड गुड ओके था। और वहां पर वापस आते समय उनकी जो प्लेन थी नोज डाइव सीधे जमीन को आकर हिट की थी। तो उस समय तक वो भी आर्मी चीफ से पॉलिटिशियन कन्वर्ट हो चुके थे और उनका भी मरना तय हो चुका था। वही चीज हुई बेनजीर भुट्टो के साथ भी, और यही डर अभी सता रहा है इमरान खान को कि मुझे मार डालेंगे। तो ये सारी चीजें जो कि साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि करप्शन जो है वो पाकिस्तानी आर्मी हो, पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, पाकिस्तानी आर्मी में तो सबसे ज्यादा है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में हर एक ग्रुप में करप्शन, हर एक जगह पर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इतना ज्यादा है कि कहना नहीं है। हर एक किसी का देखेंगे, दुबई में प्रॉपर्टी है, यूके में प्रॉपर्टी है, यूएस में प्रॉपर्टी है, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वो लोग एकदम लेविश लाइफ जीते हैं। लेकिन वही आम जनता की हालत अगर देखें तो वहाँ आटा, चावल, दाल, गेहूं, सारी चीज़ों के दाम ऐसे बढ़ चुके हैं जैसे कि वो आसमान छू रहे हो। पेट्रोल 270-75 रुपये से ऊपर चल रहा है। आटे की कीमत वहाँ 160 रुपये से ऊपर हो चुकी है। तो इन सारी चीज़ों के पीछे भी कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस और आर्मी का ही हाथ है। और जहाँ तक बजट की बात करें हमने, तो आर्मी सबसे ज़्यादा बजट से एलोकेशन भी लेती है। और पाकिस्तान के फेल्ड स्टेट बनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा है कि पाकिस्तान को फॉरेन पावर्स ने, विदेशी ताकतों ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया साउथ एशियन रीजन में अपने अपने हित साधने के लिए। अगर बात करें, सिर्फ एक एग्जांपल ले ले यूनाइटेड स्टेट्स की ही, तो जब रसिया अपना एक्सपेंशन अफगानिस्तान की तरफ कर रहा था, अफगानिस्तान में उन्होंने अपनी पपेट सरकार बिठा ली थी,
तब क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ने सोचा कि अफगानिस्तान को अब हमें कम्युनिस्ट ग्रुप में नहीं जाने देना है, तो उन्होंने पाकिस्तान को फंडिंग करनी चालू की। वहां पर टेररिस्ट कैंप्स डेवलप हुए, टेररिज्म बढ़ा, मुजाहिदीन क्रिएट हुए, उन्हें अफगानिस्तान भेजा गया, उन्होंने रसिया के साथ लड़ाई लड़ी और वहां से रसिया बाहर गया यूएसएसआर के फेल होने के बाद, गिरने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या हुआ कि 1978 से लेकर 1992 तक जब यूएसएसआर फेल हो गया, उसके बाद ही यूएस ने वहां पर फंडिंग कम की। उसके पहले तक पाकिस्तान को अच्छे खासे पैसे आ रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स से, ताकि पाकिस्तान प्रॉक्सी वार लड़ सके रसिया के साथ। और पाकिस्तान भी ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली इन्वॉल्व था, उनका काम सिर्फ इतना था कि उन्हें टेररिस्ट पैदा करने हैं, टेररिस्ट बनाने हैं और उन्हें पाकिस्तान को अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट कर देना है, जहां पर कि वो रसिया के साथ लड़ेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1992 के बाद वो टेररिस्ट हो गए बेरोजगार। अब इससे क्या हुआ कि वो लोग, अब उनको भी पैसे चाहिए, इनकम चाहिए। उनका तो मेन काम ही यही था कि उनकी इनकम जनरेशन का सोर्स ही यही था कि उन्हें टेरर वर्क करना है और उसके लिए कोई ना कोई देश उन्हें पैसे दे। ये चीजें बंद होने के बाद उन्होंने अटैक करना चालू किया पाकिस्तान के अंदर ही, या फिर उन्होंने यूएस को अटैक करना चालू किया। और उसी के सीरीज में एक अटैक हो गया 9/11 का यूएस पे, जिसमें WTO वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTC गिरा दिया गया। अब इसके कारण यूएस फिर से भड़क गया, लेकिन यूएस भड़का सो भड़का, चांदी हो गई पाकिस्तान की। क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी आर्मी के वर्क थे, यूएस आर्मी का जो भी वहां पर अटैक होना था या जो भी वहां पर क्लिंजिंग का काम था, टेररिस्ट को खत्म करना था, उन सब के लिए बेसिस बनाए गए थे या मटेरियल सप्लाई के लिए पाकिस्तान को तैयार किया गया था। तो यहाँ पर पाकिस्तान की फिर से चांदी हो गई, क्योंकि एड के नाम पर, ट्रांजिट कॉस्ट के नाम पर और बाकी चीज़ों के नाम पर पाकिस्तान को अच्छे खासे पैसे आ रहे थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान को पैसे फिर धीरे धीरे मिलने कम हुए, जैसे जैसे अफगानिस्तान में यूएस के आर्म फोर्सेस पर्सनल की आबादी कम होने लगी, उनका काम खत्म होने लगा, वो वहां से एग्जिट करने लगे, तो पाकिस्तान को फिर पैसे कम मिलने लगे। तो पाकिस्तान झुक गया फिर से चाइना की तरफ। चाइना को यह पता था कि अगर हम इंडिया को पाकिस्तान के साथ इंगेज रखेंगे तो उससे फायदा हमें है। तो उन्होंने सीपैक के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू, एड के थ्रू पाकिस्तान को पैसे देने चालू किए। लेकिन ओवरऑल धीरे धीरे हर एक कंट्री को ये चीज़ समझ में आ गई कि पाकिस्तान को पैसे देते रहने से उन्हें ज़्यादा फायदा है नहीं। इशू ये हो रहा था कि पाकिस्तान कभी भी पाला बदल लेता है, पैसे मिलने चाहिए, वो किसी भी तरफ जा सकता है। तो इसके कारण पाकिस्तान कहीं भी झुक सकता है। धीरे धीरे हर एक कंट्री ने उससे हाथ खींचने चालू कर लिए और इसके कारण हुआ क्या कि धीरे धीरे पाकिस्तान अभी अगर ओवरऑल देखें तो एक फेल्ड स्टेट में इन सब कारणों को लेकर तब्दील हो चुका है। और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि पाकिस्तानी लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि हमें अभी IMF से लोन मिल जाएगा, चाइना से हेल्प आ गई है। लेकिन अगर दिसंबर 2023 इस साल की एंड तक की बात करें तो पाकिस्तान को कर्ज के कुल $22 बिलियन चुकाने हैं। और ये $22 बिलियन पाकिस्तान कमाकर या कहीं और से चुका पाने में कंप्लीटली असमर्थ है। ये उससे हो नहीं सकता है, क्योंकि $2.9 बिलियन का उनका फॉरेक्स रिजर्व है। इधर उधर से कर्ज भी जुटा लेंगे तो कितना जुटा लेंगे, IMF से भी जो मिलने वाला है ट्रंकी वो $1.1 बिलियन का है। तो $22 बिलियन और सारा इधर का जोड़ भी ले तो $4-5 बिलियन होता है। तो गैप साफ साफ नजर में आ रहा है। और इसी के कारण जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी कहना है कि पाकिस्तान तो फेल होकर रहेगा। प्लस जो जनता के कष्ट हैं उसके कारण बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहा है, POK में विद्रोह हो रहा है, सिंध में भी आवाज उठ रही है, खैबर पख्तूनख्वा के लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। तो इन सब कारणों से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान हो जाए। पाकिस्तान छोटे छोटे देशों में, छोटे छोटे
मतलब जो उसके अलग अलग 5 प्रांत हैं, पांचों प्रांत हो सकता है कि अलग अलग बट जाएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब देखना है कि आगे होता क्या है। अगर पाकिस्तान ने अपनी जो टेरर फंडिंग की अपनी तकनीक है या उसकी जो आर्मी को सह देने की तरीके हैं, उन सब चीज़ों को नहीं सुधारा तो फेल्ड नेशन ऑलरेडी है, नॉन एग्जिस्टेंट भी बहुत जल्दी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं और ऐसे ही टॉपिक हम लोग आगे लाते रहेंगे। अगर वीडियो यहाँ तक आपने देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। और पाकिस्तान की परिस्थिति के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ये भी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस।